हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। हमारा जो पॉलिटी का सीरीज चल रहा था, तो उसमें हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक हमने कवर किया था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। जहां हमने देख लिया था कि किस तरह से इंडिया का पार्टीशन हो जाता है और दो दो डोमिनियन दो सेपरेट जो नेशन बनते हैं, वो एक तरफ बनता है इंडिया और एक तरफ बनता है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन को का जो फ्रेमवर्क है या कॉन्स्टिट्यूशन का जहां से शुरुआत होता है वो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से डेवलप हुआ, किस तरह से ये फ्रेम में आया। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। और यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आज हम दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एक है कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और सेकंड जो हमारा टॉपिक रहेगा जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, वो है वेरियस सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि फेडरल स्कीम हो गया, या फिर मोस्ट पॉपुलर जो टॉपिक्स जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, हमारा फेडरेशन जो है वो जो सेंटर में है, तो इस तरह से कंकरेंट लिस्ट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। तो ये जो सारे जितने भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, तो ये जितने भी टॉपिक्स है या जितने भी सब्जेक्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज हमें देखने को मिलते हैं, तो ये जो है बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है, और उस सभी का मिश्रण है हमारा आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम कह सकते हैं बहुत सारे देशों का कॉन्स्टिट्यूशन का एक मिक्सचर हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो किन किन देशों से हमने क्या क्या लिया है उसके बारे में भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि वेरियस सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आज के हम लोग पहला टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं, जो कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। काफी ध्यान से देखिएगा। तो इट वाज एम एन रॉय who proposed the idea of an independent constituent assembly for India in 1934। 1934 में इंडिया के लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले एम एन रॉय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड एज पर द गाइडलाइन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, जो गठन हुआ उसका, वो किसके गाइडलाइंस के साथ हुआ, किसके सजेशन से हुआ? तो कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया था, ठीक है, उसके सजेशन और उसके गाइडलाइन पर ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया, फॉर्म किया गया। इस मिशन को यानी कैबिनेट मिशन प्लान को किसने हेड किया था? तो पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा इसे हेड किया था, और उसमें दो और लोग भी इंक्लूडेड थे, जो कि थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये जो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 से, ये भी हमने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है, तो वो आप जाके देखेंगे तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि आखिर इस मिशन के द्वारा क्या क्या चीजें सजेस्ट की गई थी। ठीक है, तो द टोटल नेक्स्ट है कि द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली, जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्ट्रेंथ है यानी जो लोग थे, उसमें 389 मेंबर्स थे। लेकिन आफ्टर पार्टीशन के बाद, यानी इंडिया पाकिस्तान के अलग होने के बाद, अब इसमें सिर्फ 299 ही मेंबर्स रिमेंड बचे हुए थे। ठीक है, तो इट वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी, जिसमें कि कुछ पार्टली इलेक्टेड थे यानी कुछ इलेक्ट होके आए थे, और कुछ नॉमिनेट होके आए थे, कुछ बॉडी नॉमिनेट होके आई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि द इलेक्शन टू फॉर्म द असेंबली टुक प्लेस इन जुलाई टू अगस्त 1946। यानी जो इलेक्शन होना था इस असेंबली का, वो जुलाई और अगस्त में होना है 1946 में, ये डिसाइड किया गया। एंड द प्रोसेस वाज कंप्लीटेड, और जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ 1946 नवंबर में। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ? जुलाई से अगस्त 1946 में ये टुक प्लेस हुआ, और जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ वो नवंबर 1946 में हुआ। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द असेंबली, जो पहला मीटिंग जो हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो कब हुआ?
तो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और उसमें कितने लोगों ने अटेंड किया उस असेंबली को? तो 211 मेंबर्स ने उस असेंबली को अटेंड किया। ठीक है, पार्टीशन से पहले उसमें कितने मेंबर थे? 389। पार्टीशन के बाद कितने बचे? 299। और ये जो पहला मीटिंग हुआ 9 दिसंबर 1946 को, इसमें 211 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिकेम द टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। वो फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्पोररी प्रेसिडेंट किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फिर ऑन 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड एच.सी. मुखर्जी वेर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी को इलेक्ट किया एज प्रेसिडेंट के रूप में, उन्हें इलेक्ट किया गया। और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया और एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट किया गया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो सर बी एन राव को अपॉइंट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑन 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू मूव्ड द ऑब्जेक्टिव्स रिसोल्यूशन। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव किया, which later went to become the preamble of the constitution is in slightly modified form। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास किया, पेश किया, और बाद में जाकर वो प्रियम्बल बना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये बना। थोड़े से मॉडिफाइड किया गया, लेकिन बहुत मैक्सिमम चीज इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से इस प्रियम्बल में ऐड की गई। ठीक है, द रिजोल्यूशन वाज अनएनोमसली adopted on 22 जनवरी 1947, और इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, और ये प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसे ऐड किया गया कुछ मॉडिफाइड वे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेक्टिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रेक्टिफाइड किया गया इंडियाज मेंबरशिप के लिए कॉमनवेल्थ में इन मई 1949 को। ऑल्सो इट एडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग, और इन्होंने अपना नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों को ही अडॉप्ट किया। नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया और नेशनल एंथम को भी अडॉप्ट किया। कब किया? तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया। साथ ही साथ नेशनल फ्लैग को भी अडॉप्ट किया गया। कौन सी डेट को किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया नेशनल फ्लैग को। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। देखिए कुछ चीजें हैं जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकती है, जैसे कि नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को किस दिन अडॉप्ट किया गया पूछ लेगा, तो आप लोग सीधा सीधा इसका आंसर देंगे 24 जनवरी 1950 को। और नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया, तो उसका भी डायरेक्ट होगा 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द असेंबली मीट फॉर 11 सेशन। ठीक है, असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग कितना सेशन में हुआ? तो 11 सेशन हुआ, जिसको समय लगा करीब 2 years 11 months and 18 days। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये समय है। 2 years 11 months and 18 days टू फ्रेम अप द फाइनल ड्राफ्ट। फाइनल ड्राफ्ट जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बना,
उसको पूरा करने में 11 सेशन लगे टोटल में, और समय जो लगा वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का लगा। Set for 141 days in total, and the draft constitution was considered for the 114 days. Total amount incurred was around rupees 64 lakhs। ठीक है, इतना समय लगा, इतना सेशन हुआ, और करीब 64 लाख रुपए का इसमें खर्चा आया। ठीक है, तो ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि द असेंबली हैड 15 वुमेन मेंबर। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 वुमेन मेंबर थी, और विच वेर रिड्यूस टू 19 आफ्टर पार्टीशन। लेकिन पार्टीशन के बाद इसे रिड्यूस करके सिर्फ 9 कर दिया गया। ठीक है, some important committees of the constituent assembly along with their respective chairperson as follows। कुछ important committees है जिसको, और उसके चेयरपर्सन कौन कौन है ये देख लेते हैं। जैसे यूनियन पावर कमेटी, उसके चेयरपर्सन जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरपर्सन सरदार पटेल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन BR अम्बेडकर थे चेयरपर्सन उसके। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना ये सब। ठीक है, स्टेयरिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फ्लैग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? तो JB कृपलानी। ठीक है, द फॉलोइंग वेयर द मेंबर। हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन मेंबर थे ये देखने वाली बात है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो चेयरमैन थे, साथ ही साथ कुछ और भी मेंबर्स थे जैसे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, N गोपाल स्वामी अयंगर, सईद मोहम्मद सदाउल्ला, N माधव राव, T कृष्णमाचारी। ठीक है, तो ये सब ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए कमेटी बनाई थी, जिसको समय लगा था, मैंने बताया था 2 साल 11 महीने और 18 दिन का। जो फाइनल ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि अडॉप्ट किया गया था, वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, 22 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट कर लिया गया था। एंड इट कंटेंट, शुरुआत में इसमें 11 शेड्यूल्स थे, 22 पार्ट्स थे इसके, और 395 आर्टिकल्स थे। कितने आर्टिकल्स थे? 395। तो यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर, कि वेरियस सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किन किन सोर्सेस से हमने क्या क्या सब्जेक्ट्स को अडॉप्ट किया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने डायरेक्टली बहुत सारी चीजें ली हैं, जैसे कि फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव राइट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म। ठीक है, देन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? तो फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, impeachment of the president, removal of Supreme Court and High Courts judges, and post vice president. Then Irish के कॉन्स्टिट्यूशन हमने DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, then the nomination of members to राज्यसभा and method of election of the प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होना है उसके मेथड को भी हमने अडॉप्ट किया। कहां से? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां से हमने फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर को लिया है, वेस्टिंग ऑफ रेसिडरी पावर इन द सेंटर,
appointment of state governors by center and advisory jurisdiction of the supreme court, ये हमने लिया है। देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, तो concurrent list, freedom of trade, commerce, intercourse, and the joint sitting of the two houses of parliament. देन वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। देन सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से यानी यूएसएसआर जो आज के डेट में रशिया है, यहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है, एंड द आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल, प्रियम्बल में जो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में जो बताया गया है वो भी हमने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसएसआर जो नाम रशिया, इससे हमने लिया है। देन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी लिया है, इक्वलिटी लिया और फेटर्निटी लिया है इन द प्रियम्बल, ठीक है। और साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये हमने लिया है। साथ ही साथ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने लिया है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये सब लिया है। तो किन किन देशों से हमने क्या क्या लिया है और कुछ एक्ट से हमने लिया है, तो इसके बारे में यहाँ पे मैंने बता दिया। और इसका भी डिटेल, यानी कि अब जैसे कि डीपीएसपी क्या है या फिर फंडामेंटल राइट्स क्या है या और भी जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स है, उसके बारे में हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आर्टिकल का टॉपिक शुरू करेंगे, जहां से हम लोग आर्टिकल 1 से लेकर जो फाइनल हमारा आर्टिकल है, हर एक आर्टिकल को जब हम लोग कवर करेंगे तो एक एक टॉपिक के हिसाब से हम लोग वहां पे चलेंगे। यानी कि जैसे कि उसमें जो पार्ट है, जैसे पहले हम लोग आर्टिकल शुरू करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जहां पे हम लोग आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे, फिर हम लोग सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे, देन फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां हम लोग और ज्यादा इलेबोरेट रूप में पढ़ेंगे। यहाँ हमको सिर्फ इतना ही जानना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हम हमारे कौन कौन से सोर्सेस से हमने क्या क्या लिया है, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आज के क्लास में। तो आज का क्लास में हम लोग इसको आर्टिकल को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम लोग सेपरेट क्लास में जब आर्टिकल का टॉपिक शुरू होगा तो हम लोग वहां पे एकदम डीप में हर एक फैक्ट्स, हर एक पॉइंट्स को हम लोग वहां पे देखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि क्या कौन से सोर्सेस से हम लोग ने क्या क्या लिया। तो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, ये पूछ लिया जाएगा कि डीपीएसपी कहाँ किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। 4 ऑप्शन दे देगा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप सीधा सीधा बोलेंगे हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी लिया है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। या फिर फेडरल स्कीम किससे लिया, तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और एक लास्ट बात, जो मैंने कल के करंट अफेयर्स के टॉपिक में, करंट अफेयर्स का जो क्लास हो रहा था, तो मैंने शुरुआत में थोड़ा सा बताया था हमारे झारखंड स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो कि खूंटी रीजन से बिलोंग करते हैं या उसके आसपास के क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, तो एक इंस्टीट्यूट है संकल्प इंस्टीट्यूट करके, ये हमारा ही इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ कोर्सेज करने हैं, ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ कोर्स करने या फिर कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं, ठीक है, और स्पोकन इंग्लिश का क्लास करना है या फिर टाइपिंग का क्लास करना है या फिर कुछ एकेडमिक कोर्सेस है जैसे आईएससी, बीएससी, एमएससी या फिर फंडामेंटल कोर्सेस है स्टैंडर्ड 1 से लेकर 10, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या जैक बोर्ड से हो, या फिर बीएड वगैरह में रजिस्ट्रेशन करवाना हो, पोस्ट ग्रेजुएट में, इंटर ग्रेजुएट में, ठीक है, कुछ डिप्लोमा कोर्सेस में अगर एडमिशन करवाना हो तो आप इस इंस्टीट्यूट में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये झारखंड स्टूडेंट्स के लिए है सिर्फ, और स्पेशली जो खूंटी रीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका अभी कोई ऑनलाइन सोर्स नहीं है, ये ऑफलाइन के माध्यम से ही आपको क्लास प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है कि इनका 9 साल का एक्सपीरियंस है, जो आप स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर आपको गाइड करते हैं, ठीक है। तो ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं शेयर कर देता हूँ, हमारे डायरेक्टर सर जो राजेश सर है उनका, कि आप वहां से डायरेक्ट उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये एड्रेस भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। और आप मेरा जो चैनल है स्टडी विथ मी, इसका रेफरेंस लेके अगर आप जाते हैं एडमिशन लेते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा।
तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में हमारे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।